नमस्कार दोस्तों, आप स्टडी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और सिलेबस भी आपने देख लिया होगा। क्योंकि सिलेबस की क्लास आपको पहले बता दी गई है और सिलेबस भी अपन ने दो टुकड़ों में समझा है। पहले तो अपन ने एसएससी जीडी का सिलेबस समझा और फिर अपन ने समझा कि रियल में सिलेबस जो होता है पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में अपन किस तरीके से उस पर चर्चा करते हैं। और अपन जिस तरीके से चर्चा करेंगे उसके पहला बिंदु मैंने जब क्लास ली थी कल, तब भी मैंने आपको बताया था कि पहला बिंदु जो अपन देख रहे थे वो क्या था, सामान्य परिचय। पहला बिंदु जो देख रहे थे वो क्या था, सामान्य परिचय। ठीक है, आप ये बोलोगे कि सर थोड़ा राइटिंग का इश्यू आपके हो सकता है क्योंकि आपको थोड़ा कॉमन रखना पड़ेगा इसके लिए। तो सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में जब मैंने आपसे बात की तो मैंने आपको बोला कि सामान्य परिचय क्या होता है, कैसे अपने को पढ़ना है। सामान्य परिचय का मतलब है कि रियल में संविधान में जो शब्दावलियां चलती हैं उन शब्दावलियों का क्या मतलब है। कुछ ऐसी शब्दावलियां अपन संविधान में देखेंगे जो महत्वपूर्ण देखी जाती, जैसे कि राज्य। ठीक है, आप बोलोगे सर राज्य होता क्या है, राज्य क्या नहीं होता, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। एक तो देखेंगे अपन राज्य क्या होते हैं, एक अपन देखेंगे विधेयक क्या होते हैं। ठीक है, एक अपन देखेंगे विधेयक क्या होते हैं और एक अपने को जो महत्वपूर्ण रूप से देखना है वो देखना है शासन का रूप। शासन का रूप, एक अपने को क्या देखना है, शासन का रूप देखना है। आप ये बोलोगे सर शासन का रूप तो संसद में आता है। जी नहीं, शासन का रूप सामान्य परिचय में देखा जाता है। आपको ये देखना होगा शासन के रूप में कि भारत में संघात्मक है, भारत में संघात्मक है या फिर भारत में लोकतंत्रात्मक है, या भारत में लोकतंत्रात्मक है या भारत में संघीय है। आर्य बात समझ में, या भारत में संघीय है। निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था भारत में चलती है, ये अपने को देखना। तो ठीक है, ये बातें रिवीजन आपसे कर दी गई हैं जो कि पहली क्लास में अपन ने देखी। इसको अपन पुनः प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। पहली बात, राज्य। सामान्य परिचय का पहला बिंदु अपना कौन सा है, राज्य। राज्य क्या होता है। आप लोग बोलोगे सर राज्य तो वही होते हैं 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। वो राज्य जैसे राज्य होते हैं वही राज्य होते हैं। जी नहीं, राज्य वो नहीं होते। राज्य की परिभाषा राजनीति विज्ञान में अलग तरीके से दी जाती है। आपकी जो सरकारी संस्थानें होती हैं वह भी राज्य में आती हैं। आपकी जो ऐसी संस्थान होती हैं जिनको सरकार पैसे देके कार्य करवाती हैं वह भी राज्य में आती हैं। इनको समझा कैसे जाए, पहले बात तो राज्य के तत्व। आप ये बोलोगे सर ऐसे एक ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए जिससे पता लग सके कि यह चीज राज्य है। ठीक है, वो देखते हैं। पहली बात तो राज्य याद रखना, राज्य वो होगा जिसके पास भूभाग हो, जिसके पास निश्चित क्या हो, भूभाग हो। ठीक है, राज्य कौन होगा, जिसके पास क्या हो, जनसंख्या हो। राज्य कौन होगा, जिसके पास क्या हो, जनसंख्या हो। राज्य वो होगा जिसके पास संप्रभुता हो। राज्य कौन होगा, जिसके पास संप्रभुता हो और जिसके पास क्या हो, सरकार, जिसके पास सरकार हो। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे राज्य के तत्व। ये क्या कहलाएंगे, राज्य के तत्व। मतलब राज्य किसको कहेंगे, अगर किसी के पास निश्चित भूभाग है, अगर किसी के पास निश्चित भूभाग है, अगर किसी के पास जनसंख्या है, अगर किसी के पास संप्रभुता है, अगर किसी के पास सरकार है, तो वो राज्य कहलाए। आप कहोगे सर समझाइए। जैसे मैं बात करता हूं, किसी भी वस्तु को मान लीजिए, अपन मान के चलते हैं राजस्थान। अपन किसको मान के चलते हैं, राजस्थान। राजस्थान के पास निश्चित भूभाग है। आप कहोगे सर है। राजस्थान के पास अपनी खुद की जनसंख्या है, बिल्कुल है। राजस्थान के पास संप्रभुता भी है और राजस्थान के पास सरकार, तो आपको खुद को स्वतः ही पता है कि सरकार तो है ही है। क्या राजस्थान राज्य होगा, जी बिल्कुल राजस्थान राज्य क्यों नहीं होगा, राजस्थान राज्य होगा क्योंकि राजस्थान के पास चारों बिंदु खरे उतर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। अब निश्चित भूभाग को भी आप जानते हैं, संप्रभुता को आप नहीं जानते, जनसंख्या जानते हैं, सरकार जानते हैं। आप ये बोलोगे कि सर संप्रभुता बता दीजिए क्या होती है। देखिए, संप्रभुता एक ऐसी, इसकी परिभाषा व्यक्ति के अनुसार बदलती है। कुछ इसकी परिभाषा क्या बताएंगे, कुछ इसकी परिभाषाएं आपको क्या बताएंगे, लेकिन कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो एक समान अर्थ लेके बनती हैं। संप्रभुता को आप जितनी भी परिभाषा संप्रभुता की देखेंगे उनमें एक ही इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा और वो शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा आपके
निर्णय लेने की क्षमता। संप्रभुता का क्या मतलब निकल के आएगा? निर्णय लेने की क्षमता। संप्रभुता का मतलब ही यही होता है, निर्णय लेने की क्षमता। आमतौर पे जो संप्रभुता होती है ना बच्चों, आमतौर पे जो संप्रभुता होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आप बोलोगे सर 2 कौन कौन सी? एक तो होती है बाह्य संप्रभुता। एक तो कौन सी प्रभुता होती है? बाह्य संप्रभुता। एक होती है आंतरिक संप्रभुता। एक होती है आंतरिक संप्रभुता। अब आप ये कहोगे कि सर ये बात आप हमें समझा दीजिए, आपने संप्रभुता बता दिया, निर्णय लेने की क्षमता। बाह्य निर्णय क्या होते हैं? आंतरिक निर्णय क्या होते हैं? बाह्य निर्णय वो निर्णय होंगे जो राज्य बाहरी केस में उपयोग में लेते, जैसे वो राज्य के बाहर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है, क्या योजनाएं अन्य राज्यों से बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये अन्य राज्यों से योजना बनाएगा तो उसके पास अधिकार होगा नहीं होगा, सारी बातें बाह्य संप्रभुता में आती है। आंतरिक संप्रभुता, अपने राज्य के अंदर वो कैसे नियम बनाता है, कैसे कानून बनाता है, किस तरीके से प्रशासनिक सेवाएं या उनका प्रशासन उनका नियंत्रण करता है, सब चीजें उसके निर्णय लेने की क्षमता में आती है। और आपको स्वयं को ये पता है कि खुद अपने जो राज्य होते हैं उनमें कार्य इसी प्रकार से होते हैं। योजनाएं बनती हैं, योजनाएं बिगड़ती भी हैं, कई योजनाएं सफल होती हैं, कई योजनाएं विसफल होती हैं। विसफल का मतलब है असफल होती हैं। कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो गठबंधन से बनती हैं, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार बनाती हैं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हैं, तो वो सब चीजें आती हैं सरकार। ठीक है, तो देख ही लिया आपने, निश्चित भूभाग आपने देखा, जनसंख्या आपने देखी, संप्रभुता आपने देखी और सरकार आपने देखी। निश्चित भूभाग तो आप लोगों को पता ही है कि निश्चित भूभाग क्या होगा। निश्चित भूभाग वही होगा जैसे राजस्थान का खुद का एक निश्चित भूभाग है, पतंगाकार आकृति होती है कि नहीं होती। अपना राजस्थान कैसे होता है, ऐसे ही तो अपन लगभग जब भी लिखते हैं राजस्थान को कुछ इसी तरीके से बनाते हैं, पतंगाकार आकृति के रूप में। आप ये कहोगे कि सर अब ये आप नए आए हो, ये बताओ जी। नहीं, ये बात स्वाभाविक है, ये जो पतंगाकार मैंने आकृति बताई है ये परंपरागत एक कानून के रूप में है। ठीक है, अब बात आती है जनसंख्या की। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, ये दोनों बिंदु अपन पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अनुसार, भूगोल के परिप्रेक्ष्य में दोनों बिंदु पढ़े जाते हैं, तो इतना अपने इसमें डीपली भी नहीं जाएंगे। आपको पता है जनसंख्या का मतलब क्या होता है, वहां जो व्यक्ति निवास करते हैं, नागरिक निवास करते हैं, उनकी संख्या ही जनसंख्या कहलाती। सरकार आपको पता ही है, बनती हैं, बिगड़ती हैं, हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, हर बार नगर पालिका, कभी ग्राम पंचायत, लगभग चुनाव हमेशा हर 1.5-2 साल में रनिंग में भारत में होते हैं। मुख्य बात जिसपे मैंने अभी आपसे चर्चा की है वो है संप्रभुता। मैंने फिर से मैं आपको बता रहा हूं, निर्णय लेने की क्षमता कहलाती है संप्रभुता। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है बाह्य, एक होती है आंतरिक। बाह्य संप्रभुता बाहरी निर्णय लेने की क्षमता, आंतरिक संप्रभुता अंदर के निर्णय लेने की सारी क्षमताएं आंतरिक संप्रभुता में कहलाती। अब आप ये कहोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, एक लॉजिकली बात और बता दें। ये जो मैंने अभी जो तत्वों का फॉर्मूला बताया ना दोस्तों, इसको कहीं भी आप लगा सकते हो। आप किसी संस्थान पे लगा सकते हो, आप चलते हुए जानवर पे भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि अगर कोई जानवर चल रहा है ना सड़क पर, उसके पास का निश्चित भूभाग होगा। ठीक है, अगर उसके पास निश्चित भूभाग है, निश्चित क्या है? भूभाग। ठीक है, प्लस उसकी क्या है? जनसंख्या है। ठीक है, उसकी संप्रभुता है, उसके पास सरकार। ठीक है, उसके पास क्या है? सरकार है। अगर 4 तत्वों में से एक तत्व भी मैच नहीं कर रहा, फिर से सुन लीजिएगा, अगर 4 तत्वों में से एक तत्व भी मैच नहीं कर रहा तो वह क्या नहीं कहलाएगा? राज्य नहीं कहलाएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के रूप में चलती हुई भैंस को लेते हैं। सड़क पे कोई भैंस आ रही है, उसके बाद निश्चित भूभाग होगा, बिल्कुल होगा, उसकी एक आकृति होगी जो आप बना सकते हो, इस कच्चा चित्र प्रारूप के रूप में आप उसको चित्रित कर सकते हो। उसके पास जनसंख्या होगी, क्योंकि वो संख्या में एक होती है, उसके पास क्या होगी? एक जनसंख्या होगी। संप्रभुता मैंने बताया था निर्णय। संप्रभुता का मतलब ही किससे होता है? निर्णय से होता है जी। नहीं, जहां खोटे से बांधोगे वहीं बंधी रहेगी। तो बताओ क्या निर्णय लेने की क्षमता है उसके पास? जी बिल्कुल नहीं है। अब निर्णय लेने की जब क्षमता ही नहीं है तो सरकार के ऊपर तो चलने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर एक भी तत्व मिसिंग है इस फॉर्मूले में,
ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, इन चारों तत्वों में से अगर एक तत्व भी मैच नहीं कर रहा ना तो राज्य नहीं कहलाएगा। ऐसे नहीं सर 3 तो मैच कर रहे हैं, छोटी सी बात ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, राज्य मान नहीं मान सकते, चारों तत्व होने अनिवार्य है राज्य होने के लिए। अगर चारों में से एक भी नहीं है तो नहीं माना जाएगा। अब जैसे अपन सरकार पे गए ही नहीं, संप्रभुता पे रुक गए, क्यों रुक गए? क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो क्या नहीं होगी, वो राज्य भी नहीं होगा। और राज्य नहीं है तो फिर आपको पता है कई प्रकार के नियम और कानून होते हैं, वो उस पर लागू भी नहीं होंगे। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा आगे चल के आप बोलो सर ये टॉपिक पढ़ाने की कहां आवश्यकता पड़ी, मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 12। आपको कौन सा बताया जाएगा? अनुच्छेद 12 जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 36 आपको बताया जाएगा, अनुच्छेद 36 बताया जाएगा। बल्कि ये कह सकते हो सर अनुच्छेद 36 में तो ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य है वही माना जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 12 में जो राज्य है वही माना जाएगा 36 के अनुसार भी। लेकिन एक थोड़ी सी हडल क्या होती है कि अनुच्छेदों की अगर हैबिट अपन प्रारंभ से ही डाल लें, अनुच्छेद आर्टिकल होते हैं ना, उनकी हैबिट अगर अपन प्रारंभ से ही डाल लें तो अपने लिए एक आसानी महसूस होती है। आसानी किस चीज की? जैसे सर अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 36 में क्या है, अभी मैंने बताया नहीं अनुच्छेद 12 में क्या आता है, अभी मैंने बताया नहीं अनुच्छेद 36 में क्या आता है, ये कहाँ रखे गए हैं, किस भाग में रखे गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या क्या मुख्य प्रावधान है, अनुच्छेद 36 में क्या क्या मुख्य प्रावधान है, मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन आपको ये तो पता है कि अनुच्छेद 12 में राज्य जैसा कोई शब्द दिया हुआ, आपको ये तो पता है कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में समानता है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, जो बात मैंने अभी बोली 2 बार मैंने उस चीज को रिपीट किया, दोनों बार में कम से कम 50% भी आपको अगर वो चीज याद हुई है ना तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ आना सार्थक है। 50% भी, फिर से दोहरा रहा हूं, अगर 50% भी अगर आपके पल्ले बैठी है ना तो मेरा आना सार्थक है। अगर आपके 50 से कम भी बैठी है ना तो कोशिश कीजिएगा उसको रिपीटेशन में लाने की, क्योंकि देखो रिपीटेशन ही जननी होती है सक्सेस की। अगर रिपीट नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। अरे एक रेगुलरिटी रहिए, रेगुलर जुड़े रहिएगा। राजनीति विज्ञान में आपको बता दूं मजा आने वाला है अगर रेगुलर रहे तो, वरना अगर रेगुलर ना रहे तो फिर आओ जाओ वही से। आप स्टडी परिवार का सिद्धांत यही है कि आपको एक अच्छा व्यक्तित्व दिया जाए शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि अच्छा व्यक्तित्व ही आगे जाके एक आदर्श नागरिक का निर्माण करता। बताया जाएगा आपको मूल कर्तव्य दोस्तों, बताया जाएगा आपको मौलिक अधिकार क्या होते हैं, बताया जाएगा नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, हर चीज आपको डिटेल से बताई जाएगी। बस आपसे मेरा एक इतना सा निवेदन है कि कृपया आप स्टडी परिवार के साथ जुड़े रहें, क्योंकि निरंतरता इंसान को आविष्कार देती है। अब ये बोलोगे सर ये आप आविष्कार कैसे देती है? आज आपने राज्य के बारे में पढ़ा, आपको पता लगा राज्य वो होता है जिसके 4 तत्व हों। 4 तत्वों का मैंने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार। मैंने बोला निश्चित भूभाग नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का विषय है, जनसंख्या नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का विषय है, संप्रभुता पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं कम पढ़ेंगे, सिद्धांत तक देखेंगे, एक बार प्रूफ हुआ उसके बाद संप्रभुता को छोड़ के इससे आगे निकलेंगे, क्योंकि संप्रभुता आगे भी आएगी। संप्रभुता को पढ़ेंगे अपन, संप्रभुता प्रस्तावना में देखेंगे, सब चीजें संप्रभुता मौलिक कर्तव्य में देखेंगे। संप्रभुता बनाए रखेगा, खुद मौलिक कर्तव्य ये कहेगा कि संप्रभुता बनाए रखेगा, कन्फर्म सोवरेंटी। ठीक है, सरकार तो दोस्तों पूरी गिरन से पढ़ेंगे अपन। गवर्नमेंट का तो पूरा खाका, पूरा फावड़ा लेके पोस्टमार्टम करना पड़ेगा गवर्नमेंट का तो अपने को, समझ रहे हो ना, पूरा फावड़ा लेके पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तब जाके सरकार समझ में आएगी। अपन डेली करते हैं ना, सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार ये करती है, सरकार वो करती है। ठीक है, पहले राजनीतिक विज्ञान को याद करने से पहले राजनीतिक विज्ञान समझनी आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 12 फिर से सुन लीजिएगा, अनुच्छेद 36, इन दोनों में राज्य बताए गए, इन दोनों में राज्य बताए गए। इनमें परिभाषा क्या दी गई है वो तब देखेंगे जब इन दोनों का विस्तार पूर्वक अपन विस्तार देखेंगे। इससे पहले कुछ नहीं देखें, क्योंकि इससे पहले देखने का एक मतलब निकल जाएगा। आप ये बोलोगे सर आप पॉइंट के अंदर पॉइंट बना दिया। जी नहीं, मैं पॉइंट के अंदर पॉइंट बना ही नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। देखो परंपरागत तरीके जो चलते आ रहे हैं ना, उससे पढ़ते रहोगे तो एक अलग समय में जाके आप सिलेक्शन दे सकते हो।
समय निकलने के बाद खुशी मनाओ, क्या मतलब निकलेगा उस खुशी? खुशी तब बनाओ जब खुशी मनाने का वक्त हो। ठीक है, राज्य देखा, राज्य को मैं आशा करता हूं राज्य आपको समझ में आया होगा। राज्य के परिप्रेक्ष्य में अभी यहां तक की अपन चर्चा करेंगे। इसके आगे की चर्चा अपन तब करेंगे जब अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 अपन पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, राज्य वो होता है जिसके पास निश्चित भूभाग हो, राज्य वो होता है जिसके पास जनसंख्या हो, राज्य वो होता है जिसके पास संप्रभुता हो, राज्य वो होता है जिसके पास सत्ता। आए दोस्तों बात समझ में? ठीक है, आशा करता हूं ऑफिस स्टडी सेंटर में आपको पढ़ने में आनंद महसूस हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बिंदु अपन ने राज्य की बात की, राज्य अपन ने कंप्लीट देखा, और मैंने बता दिया अनुच्छेद 12 और 36 अपन बाद में देखेंगे जब अपने कार्यकाल अपन आगे बढ़े। फिलहाल देखो, राज्य के बाद अपने को जो देखना है वो चीज अपन देखेंगे शासन, कि भारत में किस प्रकार का शासन है। भारत में किस प्रकार का शासन है दोस्तों? भारत में 3 प्रकार का शासन पाया जाता है। भारत में 3 प्रकार का शासन पाया जाता है। आप ये बोलोगे सर अब ये भी बता दो कौन कौन से शासन पाए जाते हैं। नंबर 1, भारत में पाया जाता है संघात्मक शासन। भारत में कौन सा शासन पाया जाता है? संघात्मक। भारत में कौन सा शासन पाया जाता है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक। ठीक। भारत में कौन सा शासन पाया जाता है? संसदीय। भारत में कौन सा शासन पाया जाता है? संसदीय शासन पाया जाता है। आपको थोड़ा सा कहीं ये लग रहा है कि इनके जो शब्द मैंने लिखे हैं संघात्मक, लोकतंत्रात्मक और संसदीय, इनके शब्द इनकी परिभाषा का उजागर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, राजनीति विज्ञान आर्ट्स फील्ड का जो होता है ना, एक कला वर्ग का एकमात्र ऐसा विषय होता है जो विज्ञान संबोधन लेता है, मतलब विज्ञान लगाता है अपने सब्जेक्ट के पीछे। राजनीति विज्ञान, तो विज्ञान रटने की विषय वस्तु नहीं होती, विज्ञान तो समझी जाती है। विज्ञान क्या होती है? समझी जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, आप देखो, देखना चाहो ना तो ये जो राज्य वाला फॉर्मूला है ना, ये अपना एक फॉर्मूला बन चुका है। मतलब कुल मिला के बात है, किसी चीज के लिए जानना है राज्य है कि नहीं, इस फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूला जैसे चलता रहेगा, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार, एक भी जहां अटका वही राज्य खत्म, राज्य है ही नहीं वो चीज। आपको परेशानी नहीं होना। आपको बोले बताओ ये वस्तु राज्य है, भाई ठहर जाओ, निश्चित भूभाग देखना, जनसंख्या देखना, संप्रभुता देखनी, सरकार देखनी है, सरकार नहीं है, भाई नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? राज्य, क्योंकि राज्य के पास सरकार नहीं है। इसी तरीके से तीनों बिंदु शासन के देखें आप। मैंने बोला भारत में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है भारत में, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है भारत में, संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। और जो ये तीनों प्रकार के शासन व्यवस्था है ना, इन पे एक एक पर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करें। एक एक शासन व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी, और जब विस्तार पूर्वक जब चर्चा करेंगे ना दोस्तों, तो देखिए आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाए। आप बोलोगे सर आपने राज्य के बारे में हमें समझाया, आपको विधेयक पढ़ाने चाहिए थे। पहले अपन विधेयक से पहले थोड़ा सा शासन व्यवस्था के बारे में अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ना, तो इसमें अपने लिए एक फायदा हो जाएगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अपने को ये समझ में आ जाएगी चीज कि रियल मायने में अपने को पढ़ना किस कायदे में। यही बात समझ कि पूरे संविधान जो पढ़ेंगे ना, इस पूरे संविधान में क्या संघात्मक ढांचा होगा? क्योंकि संघात्मक ढांचा तभी होगा जब शक्तियों का विभाजन होगा। क्या पूरे संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दिखेगी? क्या पूरे संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था होगी? आई बात समझ में? देखिए, चालू करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। सभी चीजों का जवाब एक ही जगह मिलेगा। पहला पढ़ रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, और जिनको नोट्स राइट करने हैं वो कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात अपने है नहीं, क्योंकि आशा करता हूं कि मैं धीरे ही बोल रहा हूँ। अगर स्पीड थोड़ी कम ज्यादा भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था, देखिए क्या लिखा हुआ है, संघ। ठीक है, पहली बात तो आप जान लें कि संघात्मक शासन व्यवस्था में किसका विभाजन होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन। आ रही है दोस्तों बात समझ में? किसका विभाजन होता है? शक्तियों का विभाजन।
शक्तियों को आप कार्य भी कह सकते हो दोस्तों। शक्तियों को आप क्या बोल सकते हो? कार्य भी बोल सकते हो। शक्तियों का विभाजन कहाँ होता है? आप ये बोलोगे सर हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे कार्यों का विभाजन। जी कोई बात नहीं, ये बोल लीजिए। उत्तर से मतलब है आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं चालू करता हूं आगे की बात। आगे मैं ये कहना चाहता हूं आपको समझना कैसे है कि किसी राज्य में या किसी देश में अगर कोई व्यवस्था है, ठीक है, अगर किसी राष्ट्र में कोई व्यवस्था है तो उसको कैसे समझा जाए कि वो संघात्मक व्यवस्था है या वो एकात्मक व्यवस्था है, उसके समझने का एक फॉर्मूला होता है। फिर बोलेंगे सर यहाँ कोई मैथ की क्लास चल रही है जो बार बार फॉर्मूला। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस में फॉर्मूले होते हैं, जैसा पहले बताया वैसे ही आगे बात करते हैं। जैसे कैसे पता लगेगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था है फले देश में? फले देश का मतलब है किसी भी देश में आप इन व्यवस्थाओं के बारे में चेक आप कर सकते हो। मैं प्रारंभ करता हूं। एक संघात्मक व्यवस्था में किसका योगदान होता है? संविधान का योगदान होता है। किसका योगदान होता है दोस्तों? संविधान का योगदान होता है। अगर संविधान शक्तियां या कार्य, अगर संविधान शक्तियां या कार्य किसको दे दे? एक तो या तो दे सीधे संघ को, ठीक है, और संघ अगर दे किसको? राज्य। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है? शक्ति, इस चीज को मैं और भी सरल बना सकता हूं दोस्तों। देखिए आपका सहयोग होता है ना, उसी के अनुसार टीचर का प्रारंभ माना जाता है। एक टीचर कैसा पढ़ाएगा, टीचर से क्या सीखना है, क्या नॉलेज निकालना है उसके दिमाग से, ये टीचर पर निर्भर नहीं करता कभी भी। टीचर पर निर्भर सिर्फ इतना करता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज आपको बताए, लेकिन कितने हद तक बताएगा ये निर्भर आप पे करता है, ठीक है। अब देखो इस जो चीज मैंने लिखी इसको और भी सरल करते हैं। ये लिखा मैंने संविधान, ठीक है दोस्तों, ये लिखा मैंने संविधान। संविधान अगर शक्तियों व कार्यों का विभाजन संघ को करे और संघ विभाजन करे राज्य को। संघ विभाजन किसको करे? राज्य को। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, ये देखें तो ये संघात्मक नहीं कहलाएगा। तो उल्टा क्यों बता रहे हो? फिर आप ही बोल दीजिए क्या कहलाएगा? जी ये कहलाएगा एकात्मक। क्या कहलाएगा? एकात्मक। देखो जब भी संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी जाती है ना तो पहले पता लगाया जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, क्योंकि अगर आपको एकात्मक शासन व्यवस्था समझ में नहीं आई है ना तो संघात्मक शासन व्यवस्था भी समझ में नहीं आएगी। आप ये बोलोगे कि नहीं सर हमें पहले संघात्मक बताओ, बात तो बेटा जी सेम ही है, बात तो बराबर ही है। क्यों? संविधान अगर सारी शक्तियां, देखो संविधान अपनी सारी शक्तियां किसको दे रहा है? संघ को दे रहा है। संघ का मतलब केंद्र, संघ का मतलब केंद्र, और केंद्र फिर बाद में अपनी शक्तियों का बंटवारा कर रहा है, राज्य को दे रहा है। तो प्रभावशाली कौन हुआ? संघ प्रभावशाली। कौन शासन? एकात्मक शासन। क्योंकि संघ अकेला है तो अकेला ही प्रभाव में रहेगा, तो एकात्मक शासन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल होगा एकात्मक शासन, क्यों नहीं होगा? तो ये तो हो गया एकात्मक शासन, ठीक है। अब देखो अगर ये है अपना संविधान, ये क्या है अपना संविधान। संविधान शक्तियों का दो बार विभाजन करे, दो बार का मेरे कहने का मतलब है दो भागों में विभाजन करे। कुछ शक्तियां व कुछ कार्य तो दे दे संविधान संघ को, और कुछ शक्तियां व कुछ कार्य दे दे राज्य को, और कायदे के दोनों अलग अलग कार्य करेंगे भाई। ये लो, दोनों क्या करेंगे? अलग अलग कार्य करेंगे। ये रहा संविधान, ये रहा आपका संघ, और ये रहा आपका राज्य, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। आपने बोला कि अब आप कह सकते हो कि सर अब हम इसको क्या कहें? अब आप इसको कह सकते हो संघात्मक शासन व्यवस्था। इसको क्या बोल सकते हो आप? संघात्मक शासन व्यवस्था। क्योंकि पीछे मैंने बता दिया कि एकात्मक होता तो क्या होता, वैसा नहीं है तो फिर स्थिति एक ही बनेगी। अगर वैसा नहीं है तो स्थिति कैसी बनेगी? सेम बनेगी। स्थिति कैसी बनेगी कि अगर शक्तियां संघ के पास हैं, सारी की सारी शक्तियां किसको दे रखी हैं? संघ को दे रखी हैं। संघ को मतलब है केंद्र, केंद्र को सारी शक्तियां दे रखी हैं, तो शासन व्यवस्था कहलाएगी एकात्मक। शासन व्यवस्था कौन सी कहलाएगी? अगर सारी शक्तियां, संविधान के पास जितनी भी शक्तियां और संविधान के पास जितने भी कार्य होते हैं, उन सबका बंटवारा किया गया है, उन सबका विभाजन किया गया है, एक संघ में एक राज्य में,
एक संघ में और एक राज्य में, तो वो क्या कहलाएगा? संघात्मक शासन कहलाएगा। आई मेरी बात समझ में संघात्मक शासन के बारे में? संघात्मक शासन में शक्तियों व कार्यों का बंटवारा बराबर भागों में कर दिया जाता है, कुछ शक्तियां संघ को तो कुछ शक्तियां राज्य को, वो कहलाता है संघात्मक शासन। एकात्मक शासन में कुछ क्या सारी शक्तियां संघ को दी जाती है, कुछ उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। एकात्मक में सारी शक्तियां किसको दे दी जाती है? अपन ने देख लिया दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है अपन ने देख ली। फिर से एक बार बता देता हूं, यहीं जहां बात आई है यहीं एक बार और रिवीजन कर देता हूं। ये जो आपके सामने जो बना हुआ है, इसमें शक्तियों का विभाजन देखो कैसे किया हुआ है। एक तो शक्ति दी हुई है संघ को, एक शक्ति दी है राज्य को, सीधा क्या हो जाएगा? संघात्मक शासन व्यवस्था। यही संविधान फिर से बता देता हूं, रिपीट करने से ही चीजें याद होती हैं। संविधान संघ शक्तियां सारी किसको दे दे? संघ को दे दे। संघ शक्तियां किसको दे? राज्य को दे दे। ठीक है, संघ शक्तियां किसको दे दे? राज्य को दे दे। ये कहलाएगा एकात्मक। ये कौन सा कहलाएगा? एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था अपन ने देखी, एकात्मक शासन व्यवस्था देखी। इन दोनों से पहले अपन ने क्या देखा? इन दोनों से पहले अपन ने देखा राज्य। अब दूसरे नंबर के शासन व्यवस्था पे अपन चर्चा करते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, देखो लोकतांत्रिक में सभी क्या जुड़ा हुआ है? लोग, मतलब लोगों का शासन कौन सा शासन कहलाएगा? लोकतांत्रिक शासन कहलाएगा। जो लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है ना, लोगों के द्वारा जो शासन होता है वही कहलाता है लोकतांत्रिक शासन। लेकिन आप कहोगे सर लोकतांत्रिक शासन का भी वही बता दीजिए जैसे अभी आपने बताया था। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन को भी सरल रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। कौन सा लोकतांत्रिक शासन होगा? अगर वो लोकतांत्रिक शासन नहीं होगा तो वो क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन होने की तो क्या शर्त है और लोकतांत्रिक शासन ना होने की क्या शर्त है? देखो, अगर शासन में, किसमें? शासन में जनता की भागीदारी होती है। किसकी? जनता की भागीदारी। अगर शासन में किसकी भागीदारी होगी? जनता की भागीदारी। शासन में जनता की भागीदारी। अब इसको दो भागों में बांट लेते हैं। है तो लोकतंत्र कहलाएगा। है तो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। है तो लोकतंत्र। और अगर जनता की भागीदारी नहीं है, अगर जनता की भागीदारी नहीं है तो कहलाएगा राजतंत्र। तो क्या कहलाएगा दोस्तों? राजतंत्र कहलाएगा। आई बात समझ में? कुल मिला के मेरे कहने का क्या मतलब है, ये आप देख रहे हैं शासन में जनता की भागीदारी। अगर शासन में जनता की भागीदारी है तो लोकतंत्र, अगर शासन में जनता की भागीदारी नहीं है तो राजतंत्र। और अगर स्पष्ट रूप से देखें तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि लोकतंत्र में आप चुनाव होते हैं, आप वोट देने जाते हो, आप जनता में आते हो, तो लोकतंत्र में आपकी भागीदारी है तो फिर क्या हो गया? लोकतंत्र। क्योंकि जब सरकार बनती है बिगड़ती है, दोनों स्थितियों में भागीदारी किसकी होती है? जनता की होती है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का कॉन्सेप्ट अपन बाद में देखेंगे जब इनकी बात आएगी। लेकिन जब भी बात आपको सरकार बनाने की होगी, शासन व्यवस्था को संचालित करने की होगी, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात आपको स्पष्ट रूप से सामने परोसी जाएगी। वहां आपको कंफ्यूजन ये नहीं होता कि सर क्या होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। फिर आपको अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समझनी पड़ेगी तो वहां बीच में राजतंत्र भी आएगा कि नहीं आएगा? और अगर बीच में राजतंत्र आएगा तो आपको दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। कुल मिला के मैं अगर और सरल भाषा में बनाना चाहूं तो राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता है। किसका बेटा राजा बनता है? राजा का बेटा राजा। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। लोकतंत्र में राजा वही बनता है जिसका चुनाव होता है। जिसका क्या होता है? चुनाव होता है। अन्यथा राजा बनने की संभावना ही नहीं। राजा से मेरा मतलब है सबसे आले अधिकारियों से मतलब हो, जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हो, इन पदों से मेरा मतलब है। लोकतंत्र के वरिष्ठ पद है, इनका कभी क्रम भी आपको बताया जाएगा कि इनका वरीयता क्रम कहां से कहां तक चलता है, कहां से कहां तक नहीं चलता। तो याद रखने लोकतंत्र में अगर जनता की भागीदारी है
शासन में अगर जनता की भागीदारी है तो कहलाएगा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अगर शासन में जनता की भागीदारी बिल्कुल नहीं है तो क्या कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो उस पर आपके सामने मैंने बना रखा है। और आगे आप देखिए, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो लोकतंत्र मैंने बताया है ना, उसमें मैंने भागीदारी शब्द प्रयोग में लिया। क्या प्रयोग में लिया है? भागीदारी शब्द का प्रयोग लिया है, क्योंकि इसका प्रयोग लेने से छोटा सा एक फायदा मिल जाता है। फायदा क्या मिल जाता है? अंतर समझने में सहूलियत महसूस होती है। जैसे आप वोट देने जाते हो, आपने कभी पुरानी मूवीज देखी होंगी जो राजा महाराजाओं से संबंधित होंगी, वहां आपने चुनाव, निर्वाचन, ये शब्द ही नहीं सुने होंगे। राजा ने जिसको चुना उसको पद दे दिया गया, राजा जिसको पद से हटाएगा उसको पद से हटा दिया गया, राजा जिसको कहेगा ये करना है वही होगा। मतलब कुल मिला के क्या कह सकते हो आप कि अगर राजा का कोई बेटा है तो वही आगे जाके राजा बनेगा, वो राजतंत्र है। और लोकतंत्र में जो हकदार होगा वो राजा बने। लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र में हकदार को सीट मिलती है। और हकदार को हक कौन देते हैं? अपन देते हैं, क्योंकि अपन लोगों में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में लोकतांत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी शासन व्यवस्था की तरफ। तीसरी शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदीय शासन व्यवस्था, इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। देखो, संसदीय शासन व्यवस्था बिल्कुल ये लिखी। संसदीय शासन व्यवस्था में दो चीजें आपको पता रखनी होंगी। जैसा कि आपको पता ही है, संसद जो होती है ना, उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, दो सदन होते हैं, माफी चाहता हूं, दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लेकिन अपने को तो बात इनकी करनी ही नहीं है ना, अपने को तो इनकी बात तो करनी ही नहीं है। अपने को बात करनी है संसदीय शासन की। संसदीय शासन की, कि संसदीय शासन होता क्या है। अगर संसदीय शासन नहीं होता किसी देश में तो कौन सा शासन होता है? ये बात समझो, कोई सा तो शासन होता होगा ना किसी देश में। जैसे मान लो, मैं मान के चलता हूं अमेरिका, संसदीय शासन नहीं है, मान लिया, है या नहीं है अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। है तो सही, ना है तो सही, ना मैं बताऊंगा किसमें है किसमें नहीं। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह देता हूं कि ये इसके बारे में बताने के बाद आपको खुद को पता लग जाएगा कि किस देश में क्या है और किस देश में क्या है। क्या संसदीय शासन व्यवस्था सब में है? नहीं है। और अगर संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? ठीक है, ये जानना अपने लिए जरूरी है कि कोई चीज है तो क्यों है, कोई चीज नहीं है तो क्यों नहीं है। पहली बात करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था वही होती है जहां कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका, ठीक है, जहां कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका के मध्य संबंध ना हो, के मध्य संबंध ना हो, के मध्य क्या नहीं होना चाहिए? संबंध नहीं होना चाहिए। और आपको पता भी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य कोई संबंध भी नहीं होता है। संबंध जो होता है ना, वो होता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य। कार्यपालिका प्लस व्यवस्थापिका के मध्य ये होता है संबंध। आ रही है बात समझ में? ये होता है संबंध, संसदीय शासन व्यवस्था। कैसे आपको सर कैसे बता दीजिए। देखिए, व्यवस्थापिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है। आप ये बोलोगे कि सर संसदीय शासन व्यवस्था आप पढ़ा रहे हैं, आपने बता दिया कि जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंध ना हो वो कहलाता है संसदीय शासन व्यवस्था। लेकिन अगर जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंध होगा, तो अगर संबंध हुआ तो क्या वो कहलाएगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। क्या कहना चाहता हूं, अगर संबंध है, अगर संबंध है तो कौन शासन व्यवस्था होगी? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी। जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन बात है ना कि अगर वो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका में संबंध नहीं होता, इसीलिए उस देश में संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि वहां अगर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती तो क्या होता?
तो ऐसे होता कि वहां कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या होता, संबंध होता। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती क्या है दोस्तों, इस शासन व्यवस्था में सारा कार्यभार एक एक प्रधान व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। सारा कार्यभार किस पर निर्भर होता है, एक प्रधान व्यक्ति पर निर्भर होता है। ठीक है, समझ में। और लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, चुनाव होते हैं, चुनाव से जो पद पे जो जैसे मंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, राज्य में चुनाव होते हैं, ये पद चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संबंध के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको एक आगे यही बता देना चाहता हूं। जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की जब बात आई गई है तो मैं आपको बता देता हूं संसदीय। ठीक है, पहले मैं इसमें बात करना चाहूंगा, वो बात करना चाहूंगा व्यवस्थापिका की। इसकी बात करना चाहूंगा व्यवस्थापिका की। ठीक है, व्यवस्थापिका, देखो शब्द ही बता रहा है व्यवस्थापिका, व्यवस्था करने वाला। ये करता है कानून का निर्माण। किसका निर्माण करेगा, कानून का निर्माण। ठीक है दोस्तों, ये किसका करेगा, कानून का निर्माण। कानून का निर्माण करने का अधिकार भारत में किसके पास है, वो अधिकार है भारत का संसद के पास। कानून निर्माण का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। तो वो भारत की व्यवस्थापिका कौन कहलाएगी, संसद कहलाएगी। और एक चीज और पता रखना दोस्तों, व्यवस्थापिका को ही बोलते हैं विधायिका, विधि बनाने वाला। व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, विधि बनाने वाला। इसे क्या बोलते हैं, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका हो गया। भारत की व्यवस्थापिका का क्या नाम है, संसद। आप ये बोलोगे सर ये क्या बात हुई, अलग अलग देशों का दोस्तों अलग अलग नाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं दूसरा, कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका क्या होता है। देखिए, जो कुछ भी व्यवस्थापिका ने बनाया है, जो कुछ भी व्यवस्थापिका ने बनाया है, समझ में मेरे कहने में, जैसे कोई कानून व्यवस्थापिका ने बनाया है। अब कानून बन गया इसका मतलब कानून लागू हो गया क्या, कि जी नहीं, कानून बन गया जिसका मतलब कानून लागू नहीं हुआ है। अभी तो कानून को लागू करना पड़ेगा। अभी तो कानून को क्या करना पड़ेगा, कानून को लागू करना पड़ेगा। और जब मैं विधेयक पढ़ाऊंगा आप इससे अगला बिंदु, तो मैं आपको बताऊंगा कि विधेयक में कानून कैसे लागू होते हैं। और विधेयक में कानून कैसे लागू होते हैं तो विधेयक में कार्य भी कैसे होता है। विधेयक प्रस्तुत होता है या विधेयक लाया जाता है, प्रस्ताव क्या होते हैं, इन चीजों की बातें अपन करेंगे, लेकिन जब विधेयक का बिंदु अपन पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कानून को लागू करने का कार्य। किसका, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। ठीक है, यहां तक देखा। कानून को लागू भारत में कौन करता है, देखो कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है भारत में। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है कार्यपालिका। कैसी, एक तो होती है नाम मात्र, एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में तो होता है राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका में वैसे 3 पद आते हैं दोस्तों, मुख्य 2, अन्य बोल देते तो 1, 2, 1, 3। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक अन्य आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, आपको पता ही है महान्यायवादी कौन होता है, जिसको भारत का सबसे बड़ा कानूनविद कहा जाता है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से कानून के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है और केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में जानकारी देने का कार्य भी करता है। और केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालय में केंद्र का प्रतिनिधि करने वाला भी महान्यायवादी ही होता है। ठीक है, देखो अब स्टडी में जुड़ने का आपका यही सबसे बड़ा अवसर है। आपको हर चीज छोटे छोटे रूप में धीरे धीरे बताते हुए आगे बढ़ी जाएंगे। एक साथ अगर किसी बिंदु को रखा जाए तो उस बिंदु को आप कितना सीखोगे, 10%, 20%, 50%। अगर किसी बिंदु को टुकड़ों में इस तरीके से रखा जाए कि एक चेन बना दी जाए, एक क्या बना दी जाए दोस्तों, एक चेन बना दी जाए, तो आपके लिए वह चीज आसान होगी। आपके लिए वो चीज क्या होगी, आसान होगी। मैंने फिर से उस चीज को दोहराना चाहता हूं, टीचर तब बनता है जब आप अच्छे स्टूडेंट बने। आप एक आदर्श स्टूडेंट का अगर एक टीचर को बताओगे कि सर हम आदर्श विद्यार्थी हैं, तब एक शिक्षक आदर्श बनता है। शिक्षक के आदर्श बनने के मैं नहीं मानता कोई गुण होते होंगे, हाँ कुछ गुण होते हैं मानता हूं,
जिनमें स्वभाव निर्भर करता है, लेकिन वो कब तक निर्भर करता है, जब तक आप परिपक्व हैं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? टीचर अपना 100% नहीं दे रहा, तब आपका फर्ज ये बनता है कि आप अपने स्वविवेक से काम में लें। लेकिन अगर इसे इतनी डिटेल में आपको लेके चल रहा है, एक एक चीज को टुकड़ों में समझा रहा है आपको, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य यह बनता है कि उन चीजों को आप सीखें। क्योंकि अगर आप बार बार तैयारी कर रहे हो ना, हर साल हर सब्जेक्ट को बार बार पढ़ रहे हो, तो आप तैयारी नहीं कर रहे बच्चों, आप केवल अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो। बस टाइम खराब करने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों को। सिर्फ टाइम का सही तरीके से प्रयोग लेना ही एक विद्यार्थी का सबसे अच्छा गुण होता है। मुझे कोई पूछे ना आदर्श विद्यार्थी का गुण क्या होता है, तो मैं यही बोलूंगा, समय का सही तरीके से प्रयोग करना एक आदर्श विद्यार्थी का गुण होता है। ठीक है, अभी आपने देखा, फिर से मैं आ जाता हूं बिंदु पे, आपने देखा कार्यपालिका कानून को लागू करना। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका। देखो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों यही आपको छोटे छोटे रूप में इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अभी आपने संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ी, और जब आपने संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ी है तो संसदीय शासन व्यवस्था में पता भी तो होना चाहिए ना कि रियल मायनों में कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है। तो व्यवस्थापिका व्यवस्था करना, किसकी व्यवस्था करेगी? कानून का निर्माण करेगी। कौन करती है? संसद करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करेगी। कार्यपालिका कानून को अगर लागू करेगी तो कार्यपालिका में होते कौन कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए तीसरा, न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका के पास मुख्य काम होता है कानून का संरक्षण। किसका संरक्षण? कानून का संरक्षण करना व कानून की जांच करना। संरक्षण करना व कानून की जांच कर, कानून का संरक्षण करना व कानून की जांच करना। अब आप ये कहोगे सर ये क्या माजरा है, कानून का संरक्षण करना व कानून की जांच करना? देखिए, एक कानून कोई भी शिक्षा के ऊपर किसने बनाया है? व्यवस्थापिका ने बनाया। व्यवस्थापिका पर कानून किसने बनाया? व्यवस्थापिका ने किस पर कानून बनाया है? शिक्षा पर कानून बनाया है। अब शिक्षा पे जो कानून बना है ना, उस कानून को भी तो कानून बना है, देखो दोस्तों, लागू नहीं किया। लागू कौन करेगी इसको? लागू करेगी कार्यपालिका। कार्यपालिका। और इस जो शिक्षा का जो कानून है, इसमें क्या कोई चीज गलत है? कानून कहां तक सामाजिक न्याय को संबोधन करता है? क्या कानून में कुछ ऐसे प्रावधान तो नहीं है जहां महिला व पुरुषों में विभेद होता हो? कानून में कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है कि कहीं कानून संविधान का उल्लंघन करता हो? तो ये जांच का कार्य करता है न्यायपालिका। सभी जांच कौन करता है? न्यायपालिका करता है। आप ये बोलोगे कि सर वाह, ये न्यायपालिका जांच कर लेता है, न्यायपालिका के पास जो किताब है वो अपन भी ले आते हैं और उसके हिसाब से जांच कर लेते हैं कि कौन सा कानून सही है या कौन सा कानून गलत है। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कानून की जांच कैसे होगी दोस्तों? इनको सपना नहीं आता है कि सुबह उठे, ठीक है, जो रात को सपना आया उसको अप्लाई करके ये काम कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। ये काम करते हैं संविधान के अनुसार। जांच किस हिसाब से करते हैं? जांच होती है संविधान के अकॉर्डिंग। जांच किस अकॉर्डिंग होती है? संविधान के अनुसार। संविधान में प्रावधान बने हुए होते हैं कानूनी, उनसे मैच करती है। अगर वो संविधान से मैच कर रही है तो ठीक है, नहीं मैच कर रही है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। बाकी 9वीं अनुसूची क्या होती है, 7वीं अनुसूची क्या होती है, इन सब चीजों पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आप अभी इनके बारे में रहने दें, क्योंकि अभी तो जब बिंदु के हिसाब से सामान्य परिचय में चल रहे हैं, तो सामान्य परिचय में सिर्फ मैंने आपको अभी 2 बिंदु बताए हैं। 2 बिंदु कौन कौन से बताए हैं सामान्य परिचय में? एक तो मैंने आपको राज्य बताया है, एक बताया है शासन। 3 प्रकार का होता है प्रारंभिक शासन, संघात्मक, लोकतंत्रात्मक शासन होता है और संसदीय शासन होता है। कौन कौन शासन कैसे कार्य करता है मैंने वो भी बताया, और आज मैंने छोटी सी डिटेल आपको एक्स्ट्रा और बताई है कि कार्यपालिका क्या करती है, व्यवस्थापिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने दोस्त को यही विदाई दीजिए। अगला बिंदु स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अब स्टडी में जुड़ने के लिए आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का तहे दिल से धन्यवाद। यूं ही पढ़ते रहिए और टाइम का उपयोग सही प्रकार से कीजिए, क्योंकि समय ही आपको नौकरी देगा, रोजगार देगा समय, और कोई नहीं देगा रोजगार। ठीक है दोस्तों, आज अपने दोस्त को विदाई दीजिए, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।